एक समाज के लिए चूरू जिले में उसका नाम था नरेंद्र मोदी। कहीं लगाया उसका नाम था नरेंद्र मोदी। विकास कराते तो एक समाज के लिए चूरू जिले में कुछ समाज के लिए ₹1 कहीं लगाया समाज की देने वालों को कहना चाहता हूँ। ₹1 कहीं मिलता है, कहीं जमीन दी तो बताइए, कहीं पार्टियां समाज के लिए क्या बताइए। ये निवेदन करूंगा मैं समाज के जातिवादी बात कर रहे हैं, आप सब मिलके बात आएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, मेरा साथ दे। ये निवेदन करूंगा ये जो जातिवादी बात कर रहे हैं, वो कुछ लोग कुछ दिन में आएंगे। वोट की चोट से अपने को मोड़ लगा के देवेंद्र झाझड़िया जी को लोकसभा में भेजना है। भाईडो, यमुना का पानी 25 साल से पड़ा हुआ था। थाने पता है चूरू और झूझरो सिक्के में लिया जिला सरकार है भी में योगदान बहुत बड़ो ऊपर मंच पे बैठे वालों को भी मेरा तो आप तो ही निवेदन है कि वो चुनाव अगर 19-20 बात होगी तो ये चूरू को दुर्भाग्य होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, आप सब मिलकर किसान भाइयों, एक किसान का बेटा आपके बीच में है और किसान का बेटा इसलिए है कि अगर राहुल जी को पूछ लेना नेक्स्ट क्यों और बागड़ो घटोवे और फिंडी घट लागे अगर तंगड़ पटिया मार दे उठ पर किसान वो है वो एक हाथ मंडल बीच में ये वास्ते किसान को बेटो असली तो है भाई। और जाति की बात करना है थोड़ा सा नहीं मिलेगा, सुबह पहले उठता ही काम पड़े हर आदमी के। ये वास्ते आप सारा लोग मिलके मारो साथ दे, आप सब लोग पधारिया, आपके चरणों में नमन करता हूं, मेरी बाणी में आवजू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार अब मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं देश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के सीपी जोशी जी का और जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा सहित सभी चूरू लोकसभा के विधानसभा प्रत्याशियों से निवेदन करूंगा, 21 किलो की माला आप प्रदेश अध्यक्ष जी राजेंद्र राठौड़ साहब, अर्जुन जी मेघवाल, देवेंद्र जी झाझड़िया को, इन चार सतीश जी पूनिया साहब को, इन चारों को ये पांचों को ये माला पहनाए। प्रवेश वर्मा जी हमारे प्रदेश के सह प्रभारी भी आए, जोरदार तालियां बजाकर आप भी स्वागत की क्षण के अंदर अपनी भागीदारी दीजिए। लगातार जोरदार तालियां। अब की बार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देवेंद्र जी झाझड़िया को भाला भेंट करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि माला के द्वारा स्वागत के पश्चात आप भी भाला भेंट कर देवेंद्र जी झाझड़िया का स्वागत करें। क्योंकि जो संजीव जी बेनीवाल ने कविता कही थी कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, झाझड़िया जी की टी शर्ट के आगे और पीछे दोनों तरफ भारत लिखा है। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी है तेजा का वंशज। झाझड़िया जी, तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है भारत माँ का लाल, तू भी है मोदी का परिवार, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। जोरदार तालियों से आप भी हमारे सम्मानित मंच का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, राठौड़ साहब का, अर्जुन जी मेघवाल का, सतीश जी पूनिया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाएंगे, देवेंद्र झाझड़िया, नरेंद्र मोदी, भारत माता की। अब अगले वक्ता के रूप में मैं हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे बीकानेर के क्लस्टर प्रभारी सम्मान्य सतीश जी पूनिया साहब को मैं आमंत्रित चाहूंगा आए और वो अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से सतीश जी पूनिया साहब का स्वागत, अभिनंदन। कुशल संगठनकर्ता, संगठन शिल्पी है। आपके बूथ मैनेजमेंट के कारण राजस्थान के अंदर अभी भजनलाल जी की सरकार बनने में महत्वपूर्ण योगदान। जोरदार तालियां बजाकर सतीश जी का स्वागत, अभिनंदन। हो जाएगा, बजा दो। अब की बार 400 पार। भाई जी, प्रेम हो गए। क्या हो? शाम के जाता है लुगाई पूछे क्या करके आए आज?
सब लोग राजी खुशी हो गए? यार थारा घराड़ी राजी है? आज शाम के जाए बेरो पड़ा को है कि नहीं? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, चूरू जिले की जनता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज की सभा को देखते हुए लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। मने बढ़िया लागो कि थारी नोकिया की बैटरी पूरी चार्ज है। और आज की सभा तो वास्तव में बचीड़ बुलावन वाली सी है। सही है? अच्छा, कई कुंवारा तो यूं राजी हो रहे हैं जाने देवेंद्र जीतता ही थारो ब्याह करा देगो ना। एक के सके एक फ्री स्कीम को नहीं भाई। आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित चूरू की इस मरुभूमि में हम सब के बीच में एक ऐसा शख्स जिसने अपने प्रतिभा और अपने हुनर से चूरू जिले की माटी में पैदा होके दुनिया के सुदूर देशों में अपने पसीने और परिश्रम से, जिसमें दुनिया के तमाम विकसित देशों के खिलाड़ी, लेकिन चूरू जिले का एक माटी के में पैदा हुआ एक सामान्य से घर का लड़का, जिसने एक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया। सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र हो जाता है, लेकिन चूरू जिले की माटी की ताकत थी, किसान कौम के उस बेटे के जज्बे में ताकत थी कि भाला इतनी दूर फेंका कि दुनिया के विकसित देशों के खिलाड़ी पीछे रह गए और चूरू जिले का पैदा हुआ देवेंद्र ओलंपियन बन गया। जो भाले को इतने दूर फेंक सकता है और जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है कि जब उसने राजनीति का दामन थाने की सोची तो विकल्प बहुत थे। आम आदमी भी थी, कांग्रेसी भी थे, लाल झंडे वाले भी थे, लेकिन पार्टी के दुरंगे झंडे को और कमल के फूल को गला लगाने की हिम्मत वही कर सकता है जो दुनिया की धरती पर तिरंगे का आन बान शान ऊंचा रख सकता है। मुझे लगता है मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने यहां अपनी अपनी बात कही है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी का अभिनंदन करूंगा इस मरुभूमि पर। मैं आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का अभिनंदन करूंगा और मैं विशेष अभिनंदन करूंगा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को, जिन्होंने किसान के घर में पैदा होकर दिल्ली की कुर्सी पर राज किया और किसानों के लिए संबल बनने का काम किया। इतने धीरे तालियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंच पर इतने सारे लोग बैठे हैं। एक का भी नाम भूल जाऊंगा तो मेरा बैरी हो जाएगा, और सबका नाम लूंगा तो आप बैरी हो जाओगे। दोनों में कोई बैरी नहीं हो, इसलिए सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। इतनी जोरदार बजाओ
कि 19 तारीख को ईवीएम भी चरड़ चरड़ बोलने लग जाए और देवेंद्र की पेटी भर जाए। मुझे लगता है कि मंच के लोगों ने सारी बात कही होगी। जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर की भी बात कही होगी। और राम मंदिर के बारे में लंबी बात कहने की जरूरत ही नहीं। राम का मंदिर वो नहीं बना पाए जिनका राम निकला हुआ था, लेकिन जिसके दिल में राम था उसने राम का मंदिर बनाकर दिखा दिया। ये आपका और हम सब का सौभाग्य है। दुनिया का युद्ध इतिहास गवाह है कि वाजपेयी जी के समय में जो युद्ध हुआ था वो कारगिल का युद्ध पूरे दुनिया के युद्ध इतिहास का अनूठा युद्ध था। और उस अनूठे युद्ध में इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कोई जवान लड़े, सबसे पहले कोई जवान शहीद हुए तो इस चूरू जिले की धरती के जवान थे। इस धरती पर पैदा होना सौभाग्य है मित्रों। मैं एक बार बीकानेर से आ रहा था, मेरी बगल में दक्षिण भारत के एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा जी चारों तरफ रेत ही रेत दिखती है, कहीं खेती नहीं दिखती। मैंने कहा यहां अनाज की खेती कम होती है, शहादत की खेती ज्यादा होती है, और इसीलिए भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। मुझे यह सौभाग्य भी मिला, तकलीफ भी थी मन में, लेकिन कारगिल के उन शहीदों की अंत्येष्टि में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा, एक ताज्जुब हुआ मुझे, एक भी जवान के पीठ पर गोली नहीं थी। आपकी कोख के, आपकी धरती के जवान के सीने पर गोलियां थी जिन्होंने इस भारत की मां की रक्षा करी। ऐसी चूरू की धरती जब युद्ध का मैदान हो, जब दुविधा हो, दुश्मन शैतान हो, षड्यंत्र हो, जाति पंथ और मजहब की बात करता हो, तो मित्रों मैंने तो आज तक नहीं देखा कि टिकट कटने से कोई शहीद होता हो। टिकट कटने से कोई शहीद होता और उस खानदान में भी बता दो जो सीना के लिए लड़ा होगा। लेकिन 1971 में ले जाना चाहूंगा आपको कि चूरू की धरती पर 1971 में खूनी राजनीति की शुरुआत हुई, उस खानदान से हुई जिसने किसी एक सिटिंग विधायक की हत्या की। आपका दिल अभी भी नहीं माने, लेकिन जिस परिवार के, जिस खानदान के दरवाजे पर सरपंच को लेकर सांसद तक पहुंचा दिया, एक घर के राशन कार्ड के सारे सदस्य प्रधान, प्रमुख और संसद और विधायक बन गए हो, ऐसा पार्टी की रीति नीति में, विधान में आज तक मैंने नहीं देखा। और फिर भी कोई कहे मैं शहीद हो गया, तो ये तो चुनौती है चूरू जिले के लोगों को। ये चुनौती है कारगिल के शहीदों की उस सम्मान और श्रद्धांजलि को कि चूरू जिले का किसान, चूरू जिले का नौजवान, चूरू जिले का कार्यकर्ता किस तरीके का फैसला करता है, बॉल आपके पाले में है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी मंच पर तकरीर कर लो, किसी मंच पर बहस कर लो, यदि टिकट कटना शहादत होती तो इनाम तो राजेंद्र जी को और मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए था। टिकट कटना शहादत होती तो 2003 में यह इनाम मुझे मिलना चाहिए था। 2003 की उस सभा को देखिए, जब मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया, मुझे अवसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी मां जैसी है, मेरा कफन भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे का होगा। नैतिकता, किसानी, परिश्रम, समर्पण, निष्ठा, धर्म तो यह था कि आज वही शख्स यदि देवेंद्र झाझड़िया के
और सीपी जोशी के बगल में बैठा होता तो मुझे लगता है कि उसकी शहादत नहीं, उसका मान सम्मान और ऊंचा होता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लोग चर्चा करते हैं सट्टा का भाव इतना चल रहे हैं। अब आप और मैं तो सट्टा लगाता नहीं, सट्टे का धंधा कौन करता है? ये चुनौती भी आपको है, ये चुनौती भी आपको है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको जवाब देना चाहिए और आपको चौपाल पर जवाब देना चाहिए। उन जबानों पर ताले लगा देने चाहिए जो चौपाल पर ये तकरीर करते हैं कि एक टिकट कटने से कोई शहीद हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से देवेंद्र का घर देखो, देवेंद्र के माताजी और पिता माताजी को देखो और उनके परिवार को देखो, देवेंद्र का रहन सहन देखो, देवेंद्र की संजीदगी देखो, देवेंद्र की तिरंगे के प्रति निष्ठा देखो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे को, कोई भाई कोई सर्टिफिकेट बने हुए के किसान को कि यो ही किसान को हुआ वो और यो ही जाट है, ते देवेंद्र ने जात बार कर दियो क्या? को नहीं करो ने? तो देवेंद्र को विधान लोकसभा की टिकट को हक होक नहीं हो, योग्यता में देवेंद्र को हक होक नहीं हो। देवेंद्र तिरंगे को मान करो कि नहीं करो? देवेंद्र तिरंगे की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र मोदी जी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र बीजेपी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र राजस्थान की माटी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र चूरू जिले की इज्जत करी कि नहीं करी? तो देवेंद्र ने टिकट मिल गयो तो गुनाह हो गयो कि थाने पूछूं मैं, गुनाह है के? गुनाह है के? गुनाह है के? गुनाह है के? गुनाह कहेंगे है जी? गुनाह उनको है कि जिन्होंने 33 साल तक सत्ता की मड़ाई चखी, जो कालरी के सरपंच से लेकर हिंदुस्तान की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 4 बार रहे, 2 बार बेटा रहा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों को यही है कि खानदान की विरासत को उखाड़कर एक देवेंद्र जैसे सहज सरल और सच्चे लोगों के माथे पर तिलक लगाओ। और मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी वैसे जब हरलाल जी बोल रहे थे कि दुर्भाग्य होगा तो अर्जुन जी बगल में कह रहे थे। और मित्रों, जिस सेना में अर्जुन है तो महाभारत में तो देखो अर्जुन ही जीतता है जी। अर्जुन जी कह रहे थे कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, लेकिन चुनाव है, फिड़केबाजी भी बहुत है, षड्यंत्र भी बहुत है। अरे भले आदमी पार्टी छोड़ने से ये पहले ये तो पूछ लेता कि तूने पहले क्या क्या भाषण दिए थे। मैं वो वीडियो देख रहा हूं, ऐसा लगता है इससे ज्यादा कोई संत आदमी नहीं, इससे ज्यादा कोई देशभक्त नहीं, इससे ज्यादा कोई मोदी भगत नहीं। अरे भाई गया तो किसके साथ गया? मैं कोई नाम को नहीं लिया भाई, मैं कोई नाम को नहीं लिया। और बाजार में कोई स्टोर पर कोई चीज मिले तो यूं लिखे हुआ है बाय 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री। तो चूरू जिलो धर्मशाला है कि भाई एक के साथ एक फ्री मिलेगा, या कोई अंडरवियर की दुकान है कि एक के साथ बनियान फ्री मिलेगी। मेरे से ही पूछ लेते। मैं तो अध्यक्ष रहने के नाते राजेंद्र जी और राम सिंह जी दोनों को पूछ के ही काम करता था। मैंने कहा मैं मेरी पीड़ा तो भूल गया, मुझे पार्टी की इज्जत की फिक्र है। सरदार शहर के उपचुनाव में लड़ने वाले बीजेपी के लोग नहीं थे क्या? सुजानगढ़ में बीजेपी का कमल का चिन्ह नहीं था क्या? गारंटी लेने के बाद भी किस तरीके का द्रोह हुआ मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन पार्टी बदलनी थी और केवल यही जिद थी। एक बार सलाह करते मैं ये कहता हाथ जोड़कर, अरे भले आदमी ये तो देखो
जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान कौम के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना दी, राजगढ़ और चूरू के कारगिल के शहीदों को पैकेज दिया, उस नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचते जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, उस प्रधानमंत्री के बारे में सोचते जिन्होंने खेती का बजट 21,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ कर दिया। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मंच के लोग मेरे को बार बार देख रहे हैं। हो सकता है वो किसी को कुर्ता खींचने का इशारा भी कर दे। मैं हरियाणा गया था, अब मेरी नौकरी हरियाणा में ही हो गई, तो बहुत फोन आने लग गए, रिश्तेदार आजा देख लांगा तने। अरे मन्ना कौन देखो भाई। तो मैं मीटिंग में गया तो एक फौजी बोलने के लिए खड़ा हो गया। अब फौजी की बात तो 1947 से शुरू होती है। अब पीछे से संयोजक कुर्ता खींच रहा था। फौजी ने कहा कितनों ही खींच ले, भले ही पाट जा, पर आज जो सोच का मैं बात पूरी करूंगा। मेरे से पूछ ले कौन सी पार्टी में जाना। मोदी को देखते, देश को देखते, तिरंगे को देखते, 40 साल का इतिहास देखते, अरे कौन सी पार्टी में जाके डूबे जिसने चूरू जिले के किसानों के बेटों को खून के आंसू पीने पर मजबूर कर दिया। वो पार्टी पकड़ी, पेपर लीक के कारण बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं और सीपी जोशी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, इन पेपर लीक के चोरों के खिलाफ लड़ रहे थे। आपको बताइए, पेपर लीक से आपके बच्चे को तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? तो जो पेपर चोरों का साथ देगा, उन चोरों के साथ लगोगे क्या? भाई थोड़ी आवाज और जोरदार होगी तो मन मजो आवेगा। पेपर लीक के चोरों को साथ दोगे क्या? पेपर लीक के चोरों को साथ दोगे क्या? वो सरकार थी 5 साल, 95 लाख मुकदमे राजस्थान की धरती पर हुए। ऐसे अपराधियों का साथ दोगे क्या? जिस सरकार में बड़े बड़े लोग ईडी के दायरे में हैं, जेल जाने से जुगत भिड़ा रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी के उम्मीदवार के साथ जाओगे क्या? मैं यही निवेदन करने के लिए आया था मित्रों। इतिहास को बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चुनाव देश की अस्मिता और सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव तो है ही। किस लिए है? इसलिए है कि जब आप चौपाल पर बीड़ी फूंकते फूंकते, ताश खेलते खेलते जब ये कहते थे कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो 370 खत्म करेगा, वो माई का लाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी पैदा हुआ, जिसने आपके उन सैनिकों का सम्मान किया। मैं एक वीडियो देख रहा था, आज का ताजा वीडियो। पाकिस्तान में एक 85 साल के हिंदू ने केला खा लिया। वहां के लोगों ने, वहां की हुकूमत ने उसकी बहुत निर्मम पिटाई करी। क्यों करी? कि रमजान के महीने में हमारा रोजा है, तुझे भी अपने रोजे में खाने का कोई हक नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही देख लेते, जो सबका साथ सबका विकास करके हर घर के चिराग को रोशन करता है। क्या ऐसी पार्टी के उन नियत के लोगों के साथ जाओगे क्या? और इसलिए मैं अपनी बात खत्म करने से पहले, क्योंकि मेरे पीछे हलचल शुरू हो गई, वो कह रहे हैं ताली बजा रहे, अविनाश जी कह रहे हैं ताली बजा रहे हैं, तो एक अविनाश जी सैनी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, पिछली मीटिंग में इन्होंने मेरे को गारंटी दी थी, वैसे गारंटी तो एक ही चल रही है आजकल। कौन सी गारंटी? बीजेपी मोदी की गारंटी राज कर रही है। तो भैया ये टिकट तो देवेंद्र की मोदी जी की है।
राजेंद्र जी का दुन्नू ही नाम लाग रही है। किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? राम मंदिर की गारंटी मोदी की, 370 की गारंटी मोदी की, जनधन की गारंटी मोदी की, उज्ज्वला की गारंटी मोदी की, आवास की गारंटी मोदी की, भ्रष्टाचारियों को जेल डालने की गारंटी मोदी की। तो अविनाश गहलोत जी ने कहा कि चूरू की जिले की जनता जिस दिन 4 जून को देवेंद्र को लाखों वोटों से जिताएगी, उस दिन चूरू के लोगों के दरवाजे अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री के दरवाजे हमेशा के लिए खुले मिलेंगे। अभी भी बंद नहीं है वैसे, लेकिन चुनाव तक तंग मत करियो। मैं चूरू वाला जानू भाई जी, आ पेंशन बंद होगी, वो ट्रांसफर रह गयो, सगड़ा कर दांगा, चिंता मत करो। मैं यहां इतना सारा मंच पर लठ भर का कितना आदमी बैठे हैं बताओ, दिल्ली ताईंगा बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव देश की अस्मिता का, स्वाभिमान का, सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव 140 करोड़ देशवासियों का चुनाव है। ये उस व्यक्ति का चुनाव है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में 140 करोड़ लोगों का जीवन सुरक्षित करने का काम किया, उस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। लेकिन उनका चुनाव होते होते मैं ये समझ रहा हूं, ये चुनाव अब मैं जो चर्चा देखता हूं, चर्चा सुनता हूं, होता कुछ नहीं, रिजल्ट तो वही होगा। देवेंद्र लाखों वोटों से जीतेगा, कोई आशंका नहीं है। लेकिन जब चर्चा चलती है, अफवाह होती है, तो कोई भोला भोला आदमी उनके चक्कर में आ जाता है। चक्कर में आने की जरूरत नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, और पेपर चोर फंस गए चक्कर में। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये चुनाव, अपनी बात खत्म कर रहा हूं, हरियाणा वाला किस्सा होने वाला है। भैया क्या कर रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ, अभी अध्यक्ष जी का भाषण हो जाए, उसके बाद बांट देना जो भी बांटना, टिकट को छोड़ के। तो मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, ये चुनाव देश का चुनाव, प्रदेश का चुनाव, लेकिन ये चुनाव चूरू की आजादी का चुनाव है, और ये जंग आप लोगों को लड़नी है। फिर ताली दम लगाओ। ये चूरू का चुनाव चूरू की आजादी का चुनाव है, और इस आजादी में भाई देवेंद्र को पूरी मजबूती से, पूरी इज्जत से, पूरी शान से आप भाई देवेंद्र के माथे पर तिलक लगाओ। मैं आपको भरोसा देता हूं कि इतिहास पूरी मजबूती से लिखा जाएगा। चूरू जिले की आवाम के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ताओं का जोश भाजपा का विजय घोष है, देवेंद्र जी का विजय घोष है। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश के सह प्रभारी श्री प्रवेश वर्मा जी से कि आप आए और आप भी इस विशाल जन समूह को संबोधित करें, जिन्होंने है इस बार गाना मोदी जी को है फिर से लाना। अब की बार आप सभी को राम राम साहब। अभी सतीश पुनिया जी ने बहुत ही अच्छा और दमदार भाषण दिया, और मैं समझ सकता हूं कि जब आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा हो और आप चुनाव ना लड़ रहे हो, तो भाषण, तो जो भाषण की कसर है वो तो पूरी कर ही लेनी चाहिए। अभी सतीश पुनिया जी कह रहे थे कि उनका भी टिकट कटा, राजेंद्र राठौर जी को भी मौका नहीं मिला। तो मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। मैं
दिल्ली का सांसद रहा और सबसे ज्यादा वोटों से जीता, मगर मेरे को पार्टी ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बदल रहे हैं और आज मैं अपनी दूसरे जिम्मेदारी निभाते हुए आपके सामने चुरू की धरती पे खड़ा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी के दर्शन कर पा रहा हूं और मैं अगर दिल्ली में चुनाव लड़ रहा होता तो मैं आपके सामने यहां पर नहीं खड़ा होता। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी भगवान करता है वो अच्छा करता है। अगर मैं दिल्ली में चुनाव लड़ रहा होता तो आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के, आप जैसे जिन लोगों ने चुरू में पार्टी को सींचा अपने खून पसीने से, आज मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारा परिवार है उसके दर्शन कैसे कर पाता। मेरे साथ में हमारे दिल्ली, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी जो मेरे साथ में आए, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही दमदार नेता भाई सतीश पुनिया जी, हमारे राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाई हमारे राठौर साहब, यहां के राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर भाई अविनाश गहलोत जी और 3 बार यहां का चुरू का नाम रोशन करने वाले, भारत का नाम रोशन करने वाले, भारत का तिरंगा दुनिया में फहराने वाले ऐसे हमारे चुरू के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी। और ये मुझे आज ही पता लगा कि ये मेरे से देवेंद्र भाई 2003 में मिले थे और जब ये मेरे से मिले थे तब मेरे ससुर साहब देश के खेल मंत्री थे। और ये मुझे आज ही पता लगा कि आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, पद्म श्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है और देश का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल रत्न भी मिला है। एक सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुआ एक हमारा दिव्यांग भाई, अगर वो अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपना खून पसीना बहाकर अगर देश का तिरंगा लहराता है और आज उसको ये सम्मान मिला है, मैं समझता हूं ये सम्मान देकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया है, पूरे देश के दिव्यांगों को मैसेज दिया है। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत देर से बैठे और मेरे बाद में बहुत बड़े बड़े यहां के राजस्थान के दिग्गज बैठे हैं जिनको आपने सुनना है। मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा कम शब्दों में रखूं, क्योंकि आगे का 1 महीना मुझे राजस्थान के सह प्रभारी होने का जो कार्य मिला है, मैं आपके बीच में रहने वाला हूं। अभी दोबारा भी चुरू में आऊंगा, संगठन की बैठक लेंगे और हम इस हमारी जीत को राजस्थान की सबसे बड़ी कैसे जीत बनाए, इसके लिए पूरा 1 महीना कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये चुरू की ये जो धरती है श्री सालासर बालाजी महाराज की, आज उनके चरणों में भी नमन करता हूं। और मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था मुझे लगा कि सभा खत्म हो गई है, क्योंकि बाहर भी मुझे 10,000 आदमी दिखाई दिया और जब मैं अंदर आके देखा तो मैदान छोटा लग रहा था। अगर ऐसा ही मैदान 3 और मैदान होते तो आज की सभा देखकर वो भी छोटे पड़ जाते। ये आज की सभा देखकर मेरे को चुरू में कमल का निशान खिलेगा 4 तारीख को, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर बात केवल इतनी है, ये जीत ये 3 लाख से होगी, 4 लाख से होगी, 5 लाख से होगी। आप अपने प्रत्याशी को कितना मजबूती से वहां पे संसद में भेजकर हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, ये लड़ाई केवल वो है। और ये नरेंद्र का देवेंद्र है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है ये उनका नरेंद्र का देवेंद्र है। इस ऐसे हमारे देवेंद्र को यहां पे प्रत्याशी बनाया है। और मेरे को अच्छा लगा जब इनकी टिकट की घोषणा हुई थी तो ये बता रहे थे कि जब मेरी टिकट की घोषणा हुई तो मेरी मां खेत से आ रही थी।
एक ऐसा साधारण परिवार का बच्चा, अगर मोदी जी देश में पद्मश्री किसी को देते हैं तो देश के कोने पहाड़ में रहने वाली महिला को ढूंढ कर लेके आते हैं जो वहां पर पहाड़ पर अच्छा काम करती है, क्योंकि आज देश का जो पद्मश्री है वो किसी पत्र से नहीं मिलता है, वो आदमी के चरित्र से मिलता है। ये हमारी मोदी की सरकार है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये मोदी जी के शब्द थे कि उम्र के सामने आप कभी झुके नहीं, और आपने उम्र को झुका दिया कि 42 साल की उम्र में भी जहां पर खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट का सोचता है, वहां पर एक खिलाड़ी का जज्बा था। और ये जज्बा मुझे आने वाले 5 साल में दिखाई दे रहा है कि हमारे देवेंद्र भाई आपके बीच में दिन रात रहकर जैसे वो गोल्ड मेडल लेके आया देश के लिए, वैसे देश में सर्वोच्च सांसद का एक जो है पुरस्कार वो भी गोल्ड मेडल लेकर रहेगा। और मैं राजस्थान की धरती पर खड़ा हूं, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि राजस्थान से मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं। जो मेरा ससुराल पक्ष है वो भी राजस्थान का नागौर से निकला हुआ है, अभी तो मध्य प्रदेश में रहता है। मेरी बहन का रिश्ता यहां पे राजस्थान में हुआ। जब मैं पार्टी के युवा मोर्चा के पद पे काम करता था तो राजस्थान का प्रभारी था, और आज मैं राजस्थान का सह प्रभारी बना हूं। मैं उसके लिए अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं। देश में हमने जैसे होली का पर्व मनाया, ऐसे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, और ये लोकतंत्र के उत्सव पर हम सबकी जिम्मेदारी रहती है कि सभी लोग अपने मतदान का उपयोग करें। और ये अमृत काल भी चल रहा है, 75 साल हो गए देश को। अब ये हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए कि देश ने ये तय करना है कि जो 75 साल में देश की नींव रखी गई है, आपने आने वाले सालों में देश को किन के हाथों में देना है? क्या इंडिया अलायंस के चोरों के हाथों में देना है, या एक ऐसे सच्चे भारत माता के सपूत जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसके हाथों में देना है? ये चुनाव वो है। ये चुनाव केवल चुरू का नहीं है, ये चुनाव अमेरिका को भी संदेश देने वाला है, पाकिस्तान को भी संदेश देने वाला है, ये चुनाव चाइना को भी संदेश देने वाला है कि देश का एक एक वोटर वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। ये चुनाव है 2047 में विकसित भारत बनाने का, और विकसित भारत बनाने की 5 बुनियादें रखी गई है मोदी ने पिछले 10 सालों में। पहली बुनियाद है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 12वें नंबर से मोदी ने 5वें नंबर पर लाकर खड़ी कर दी, और आज मोदी कहते हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में ये 5वीं अर्थव्यवस्था को मैं तीसरी अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दूंगा। आज हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश। आज हमारा देश 1.25 लाख स्टार्टअप, हमारे युवाओं को 1 करोड़ नौकरी नहीं, 1 करोड़ उनको जो है बिजनेसमैन बनाने का देश है। 390 नए विश्वविद्यालय खुले। मैं समझता हूं कि समय ज्यादा है, मैं अपनी बात को थोड़ा छोटा करूंगा। ये तो बात गलत है भाई। आपने सतीश पुनिया जी को 40 मिनट के बाद में पत्र भेजा और मेरे को 4 मिनट के बाद भेज दिया, कोई बात है। ये चुनाव है कि आपने मोदी को चुनना है या कांग्रेस को चुनना है। आपने मोदी को चुनना है या कांग्रेस के वो नेता को चुनना है जिसके झारखंड के घर में 351 करोड़ रुपया कैश मिला। आपने मोदी को चुनना है या आपने टीएमसी को चुनना है जिसके नेता के घर में 51 करोड़ रुपया कैश मिला। आपने मोदी को चुनना है या आपने डीएमके को चुनना है जो कहता है कि सनातन धर्म वो डेंगू मलेरिया है। आपने मोदी को चुनना है या आपने बीआरएस के उस नेता को चुनना है जिसकी बेटी के कविता आज वो ईडी ने पकड़ लिया और वो जेल जाने वाली है। आपने मोदी को चुनना है या आपने आम आदमी पार्टी को चुनना है, क्योंकि ये सारा इंडिया अलायंस का गठबंधन है। आपने वो आम आदमी पार्टी को चुनना है
जिसके सारा मुख्यमंत्री मंत्री आज तिहाड़ जेल में बैठकर अपनी सरकार का बहुमत बना रहे हैं। आपने मोदी को चुनना है या आपने समाजवादी पार्टी को चुनना है, जिसका नेता अगर किसी लड़की का रेप होता है तो कहता है लड़कों से कभी कभी गलती हो जाती है। आपने मोदी को चुनना है या आपने राष्ट्रीय जनता दल को चुनना है, जिसका नेता गायों का चारा भी खा जाता है, उसमें भी घोटाला करता है। आपने मोदी को चुनना है या आपने कम्युनिस्ट पार्टी को चुनना है, जो पार्टी देश को तोड़ने की बात करती है और चाइना की चापलूसी करती है। आपने मोदी को चुनना है या आपने महाविकास अघाड़ी पार्टी को चुनना है, जिसकी पार्टी के लोगों ने अपने नेता को स्वीकार करने से मना कर दिया। आपने मोदी को चुनना है या आपने इन सबके बॉस राहुल गांधी को चुनना है। कोई विकल्प ही नहीं। देश में विकल्प क्या है, मुझे आप बताना मेरे भाइयों। अगर कोई चपरासी की नौकरी भी मांगता है तो उसका अनुभव पूछा जाता है कि तेरा अनुभव क्या है। और ये राहुल गांधी पूरा देश चलाने की नौकरी मांगता है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का अनुभव क्या है, जो कभी पंचायत का सदस्य नहीं रहा, जो कभी पंचायत का अध्यक्ष नहीं रहा, जिसको पंचायत चलाने का अनुभव नहीं है, आज वो कहता है मैं पूरा देश चलाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप अपने घर में चौकीदार की नौकरी दोगे और आपकी बेटियां बहू घर के अंदर होगी, पैसा अंदर होगा, तो आप राहुल गांधी जैसे आदमी को चौकीदार बनाओगे या नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता को अपने घर का चौकीदार बनाने का काम करोगे? ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। और राम मंदिर की बात आती है, मैं लोगों से पूछता हूं राम मंदिर किसने बनाया बताओ? लोग कहते हैं मोदी ने बनाया। मैं कहता हूं मोदी ने नहीं बनाया राम मंदिर। राम मंदिर आप लोगों ने बनाया, क्योंकि 2014 में आपने कमल का बटन दबाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को सीट पर बिठाया था। अगर आप लोग कमल का बटन नहीं दबाते 2014 में, अगर 2019 में आप लोग कमल का बटन नहीं दबाते, तो 370 की धारा नहीं हटती, काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं बनता, महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर नहीं बनता, करतारपुर साहिब का कॉरिडोर नहीं बनता, हमारी गंगा मां यमुना साफ नहीं होती। आपकी वजह से ये देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए इसको पीछे नहीं लेकर जाना। ये चुनौती आपके कंधों पर मैं सौंप के जा रहा हूं। ये चुरू की धरती ये चुनाव में फैसला करेगी कि आपको क्या चाहिए। कभी मोदी का मैंने परिवार नहीं देखा। मैंने मोदी का परिवार तब देखा जब हमारे प्रधानमंत्री की मां का देहांत हो गया। तब उन्होंने सारे केंद्रीय मंत्री हमारे मेघवाल जी बैठे, सबको मना कर दिया कि कोई गुजरात में फॉर्मेलिटी करने नहीं आएगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा, कोई राष्ट्रपति नहीं आएगा, कोई उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, कोई गवर्नर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सब अपने घर में बैठो, अपने दफ्तर में बैठो, काम करो देश का। मेरी मां का देहांत हुआ है, मैं उनका बेटा बनकर मेरा परिवार वहां पर कंधा देगा। साधारण रूप से एक बेटा अपनी मां की अंत्येष्टि करेगा और शाम को 6 बजे आकर अपने दफ्तर में सरकार का काम करेगा। कैसा प्रधानमंत्री किसी को मिल सकता है क्या? कैसा प्रधानमंत्री मिल सकता है जिसने 20 सालों में 2 एकड़ जमीन अपने नाम नहीं करी हो? कैसा प्रधानमंत्री मिल सकता है जो पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको मार के आता हो? कैसा प्रधानमंत्री मिल सकता है जो देश की महिलाओं को सबसे पहले उनका सम्मान देता हो? कैसा प्रधानमंत्री मिल सकता है जो 25 करोड़ गरीबों को उनकी गरीबी रेखा से बाहर निकालता हो? ऐसा प्रधानमंत्री हमको ढूंढने से भी नहीं मिलता। और ये जो विपक्ष के लोग ये बार बार ईडी सीबीआई चिल्लाते रहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये ईडी सीबीआई क्यों बनाई गई है? ये ईडी सीबीआई इसलिए बनाई गई है कि अगर कोई चोरी करेगा, डाका डालेगा, देश को लूटेगा, तो उसको पकड़कर जेल में डालेंगे। क्या प्रधानमंत्री ईडी सीबीआई को यह बोले कि देश को लूटने दो, देश को बर्बाद होने दो,
जो चोरी करता है करने दो और तुम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहो, क्या ऐसा बोले? अगर कोई चोरी करेगा, मैं विपक्ष के लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर तुम चारा घोटाला करोगे, अगर तुम शराब घोटाला करोगे, अगर तुम सैकड़ों करोड़ का घोटाला करोगे, ईडीआई सीबीआई तुम्हारे घर में घुस के अंदर में तुम्हें हथकड़ी लगाकर जेल में डालने का काम करेगी। जब पहले चुनाव हारते थे तो कहते थे ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम हैक हो गया। जब ईवीएम की दाल नहीं गली तो ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, क्योंकि पूरा देश 150 करोड़ मेरे भारतवासी आज प्रधानमंत्री मोदी के पीछे चट्टान बनकर खड़े हैं। आज मैं आपके बीच में आया हूं, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने आया हूं। मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो भी राजस्थान के प्रभारी का उनको अवसर मिला, काम किया और अपनी आखिरी सांस भी उन्होंने राजस्थान में कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली जाते हुए अपनी जान गंवाई थी। आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं पूरे राजस्थान में घूमकर पार्टी का झंडा फहराऊं और उसी कड़ी में आपके हाथों, आपके पैरों में यह निवेदन करने आया हूं कि कोई गलती मत करना। यह चुनाव कुछ नहीं है, यह चुनाव केवल मोदी को, देश को विकसित भारत बनाने का चुनाव है, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं है। अगर उसके लिए हमारे भाई देवेंद्र को ड्यूटी मिली है तो ये देवेंद्र की जीत, ये मोदी की जीत होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक निवेदन है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आपको सौगंध लगे, जब तक देवेंद्र झाझड़िया का भाषण पूरा नहीं हो जाए एक आदमी भी बाहर नहीं जाएगा, और बाहर जो गए हैं वापस लौट कर आए आप। ये सभा देवेंद्र झाझड़िया के भाषण सुनने की सभा है। मुझे मालूम है काफी देर से आप बैठे हैं, आपको सौगंध भगवान की, वापस अंदर आइए। अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल से कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक शानदार गीत अर्जुन जी भाई साहब ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमें सुनाया था। जोरदार तालियों से अर्जुन जी भाई साहब का स्वागत, अभिनंदन। अभी वही गीत फिर सुनाएंगे, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। एक मधुर गीत के साथ अभिभाषण शुरू होगा। गीत से शुरू करना है कि और भी बोलना है? सतीश पूनिया जी और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाषण मैं दूंगा, ऐसे पूनिया साहब ने कहा, और गीत आप गाना। तो उसी क्रम में आगे चल रहा हूं। हमारी ये आज की बहुत ही शानदार नामांकन की सभा, जो देवेंद्र जी झाझड़िया जी के पक्ष में हम सब लोग आए हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन भरा है चूरू लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। और इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, हमारे सह प्रभारी परवेश साहब सिंह जी वर्मा जी, हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब, सतीश पूनिया जी, अविनाश सिंह गहलोत, सम्मानित मंत्री कर दूं तो ठीक है क्या? गीत शुरू करूं? गीत शुरू करता हूं। ये इसलिए शुरू कर रहा हूं कि 26 फरवरी, राजेंद्र राठौड़ साहब आपको पता होना चाहिए, शायद आप मंच पे ही थे, पूछ रहे थे मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को चूरू में सभा थी। राठौड़ साहब को शायद ध्यान ही होगा, चूरू में सभा थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे। ठीक 5 वर्ष 1 महीने बाद, वो 26 फरवरी, ये 26 मार्च 2024, मैं वो पंक्ति के कुछ अंश दोहरा रहा हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने चूरू की धरती से कहा था। उस दिन शायद एयर स्ट्राइक हुई थी, पता है ना आपको? और मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। तो आज देवेंद्र झाझड़िया जी भी ऐसी सौगंध ले रहे हैं कि मैं चूरू के विकास को आगे बढ़ाऊंगा, कतई नहीं रुकने दूंगा। तो विकास को आगे देवेंद्र जी तो बढ़ाएंगे, और कौन बढ़ाएगा? मोदी जी आ रहे नहीं फिर? का कौन नहीं आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा मोदी जी, बताओ?
तो वो गीत दोहराइए। अब ये सम्मानित मंच अगर अच्छा हो तो मंच भी ताली बजा सकता है ना। जोशी साहब को ये समर्पित है। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी। और तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। और तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। कोरिया हो गई फिर बताओ, आई कि नहीं आई बताओ। तो फिर चूरू एमपी बीजेपी तो नहीं होना चाहिए कहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी। और तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। और तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। कहीं करियो मोदी जी, ये वास्ते फिर आसी कहीं करियो, ओ करियो। देखो शानदार काम, बाकी चीजें सबने बता दी, पर मैं गीत तू बताऊं थाने। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी। हटाई कि नहीं हटाई बताओ। हटा दी। तो ताली तो जोर में बजाओ भाई जी, ये कहीं करो। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी। भारत खानी देखे बाने धूल चटा दी। चटाई नहीं चटाई बताओ। भारत खानी देखे बाने धूल चटा दी। अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी। बेरो कौन गई हो, थाने कौन गई बेरो बताओ। अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी, फिर आसी मोदी फिर आसी, फिर आसी मोदी फिर आसी। और तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। और तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। आसी नहीं भाई जी मोदी जी, ये तो नाते नहीं लागे। आई मोदी जी आई 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 लगे। वाह भाई वाह, जोरदार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इतना ही विश्वास दिलाना आया हूं कि मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को लंबे समय से जानता हूं। मैं जब चूरू में कलेक्टर था तो जो सैनिक बस्ती जिसका पीछा मेरा लंबा किया, राठौड़ साहब को पता है उसका, लेकिन मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को भी एक प्लॉट इसलिए देके गया था कि इन्होंने तिरंगे की शान रखी थी और तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाया था। मैं विश्वास दिलाता हूं ये देशभक्त देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये कर्मयोगी देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चूरे के विकास को चौगुना करने में सक्षम है देवेंद्र झाझड़िया जी। आप 19 तारीख का जो वोटिंग है 19 अप्रैल को, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के चूरू लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया को जो जिताइए। और जैसे कभी किसी ने कहा था, इस मंच से ही कहा था कि आप एमपी बनाना, दिल्ली से कुछ और भी बनकर के देवेंद्र जी यहां आ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी फिर आ रहा है। फिर आसी रे मोदी फिर, ओ फिर आसी रे मोदी फिर आसी। और तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। और तो 400 सीटां रे साथ मोदी फिर आसी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं ऐसे अपने लोकप्रिय नेता, लगातार राजस्थान की 7 बार नेता प्रतिपक्ष, परमार्थ में जिए आप जीवन बना वरदान, चंदा जी है चांदनी उज्जवल तिहारी शान, ऐसे शख्स राजेंद्र जी राठौड़ साहब का मंत्री आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन।
आज की सभा में उपस्थित ई राजस्थान के अंदर अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला अपना प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब मंच पर विराजेड़ा, जगह को गीत आप सुनो, फेर आसी रे मोदी फेर आसी। ये देश का कानून मंत्री और हिंदुस्तान बनने के बाद दूसरा कानून दलित समाज का मंत्री और अपना चहेता कलेक्टर। अभी जब बात चल रही अर्जुन जी मेघवाल आसी तो कई जना मैंने बोला भी अपना पुराना कलेक्टर जगह हमारा ढाणी में गया। ईशा अर्जुन जी मेघवाल साहब हिंदुस्तान में किसानों की आवाज बनके आपने राजस्थान में प्रभारी के रूप में जीवन का आखिरी सांस तक राजस्थान की उन्नति के वास्ते, किसान की तरक्की के वास्ते जगह सपनों सोचो साहब राम साहब सिंह जी वर्मा साहब, बांगा योग्य सपुत्र प्रवेश जी और थारा और मारा मेरा तो छोटा भाई और घनकरा था सतीश जी ने सतीश जी भाई साहब के वह इसे अपना प्यारा सतीश जी भाई साहब मंच पर विराजेड़ा। आज भादरा का विधायक जी को भाषण सुनकर आनंद आ गयो और आज बांगा सागे चूरू का विधायक जी हरलाल को भाषण सुनाओ, आंखों में भावुकता को पानी देखकर एक सच्चा किसान के बेटा को दर्द झलक्यो। बांगे सहित सारा नेतागण और सुबह 10:30 बजे उठा बिराजेड़ा ये चूरू लोकसभा के गांव गांव ढाणी ढाणी पधारेड़ा। मोतियों महंगा किसान भाइया पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बंधु और मित्र, मैं कोई लंबी बात कहने वास्ते खड़ो को नहीं हूं, मैंने मालूम है कि आप भी शख्सियत न सुनना चाहो। एक किसान की झोपड़ी जन्म लेकर संघर्ष को पर्याय बनकर संघर्ष ने सिद्धि तक ले जाकर एक हाथ गंवाने के बाद भी आपने ही देश का गौरव बना, पद्म श्री पद्म भूषण जगाने पूरा हिंदुस्तान जाने। ईशा आपने उम्मीदवार थे देवेंद्र जी झाझड़िया की बात सुनना चाहो, आप सीपी जोशी साहब की बात सुनना चाहो, मैं तो आपने धन्यवाद देने वास्ते खड़े हूं। जोशी साहब हमारा इलाका के अंदर 1000 रुपया के अंदर भी मजदूर को नहीं मिला। फसल खड़ी है, सरसों की कटाई जोर पर है, भी वक्त में कामकाज छोड़कर ये लोग आया है और वो सोच कर आया है को चुनाव देश का सम्मान को चुनाव, वो चुनाव देश का अभिमान को चुनाव और इस चुनाव के माध्यमों आपनो देश दुनिया की सर्वोच्च ताकत बने, वो ताकत देना को चुनाव है। बात से लोग मोदी जी के भी बात ने लेकर आया है। अब आप पिछले दिन कई कार्यक्रम में भाया गया, गांव में गया, लाभार्थीगण गया, महिला शक्ति बंधन को कार्यक्रम करो। आपने इस जिला के अंदर भगवान की सौगंध खाकर क्यों कोई शो घर नहीं हुई जी घर में मोदी जी को कोई न कोई उपकार नहीं बोलतो, कि ना मकान मिलो है, कि ना झोपड़ कि ना ढारो मिलो है, कि ना गैस मिली है। अरे और तो और तो याद करो भाइयों, आदमी को नहीं मिला कर तो कोरोना में भी वक्त आप सोचा करता जीवन जीतोगे मृत्यु हारेगी तो वैक्सीन ओपन थी। 80 करोड़ लोगों ने आज तक अनाज मिल रहा है बिना थारा कोई मांग कर। खाता में 6000 रुपया जा रहा है, तो भजन लाल जी डबल इंजन की सरकार भी 8000 कर दिया, फिर 12000 करेगा। अरे इलाका में
एक दो दिन नहीं, सतीश जी भाई साहब ने पता है, आपने अठा राजस्थान में 19,600 लोगों की जमीन नीलाम हुई, कर्जा की बात कांग्रेस करी। बिंगंदर सतीश जी 1800 लोग ही चूरू जिला में। अरे एक तरफ तो बे लोग, मैं आपने एक ही बात कहना चाहूं भाइयों, टिकट देना टिकट कटना की चर्चा बहुत जोरों पर है, और अगर टिकट कटाना की मेरी हिम्मत होती तो आप सबका सामने बात है, राजसमंदू मेरो नाम पैनल में लेके गया सीपी जोशी जी, अजमेरू सतीश जी को लेकर गया, टिकट को नहीं मिली। सीपी जोशी जी को हुक्म आयो, जाओ जमीनी कार्यकर्ता के रूप में गंगा यमुना संस्कृति ने मजबूत करना वास्ते, अगर 35 सालों में मानते रहूं 36 कौम की सेवा करिए तो राजेंद्र राठौड़ जाओ चूरू की गली में जाओ, उप तक नहीं। और भाइयों 13 टिकटें बदली है, अब तक 22 टिकटों की घोषणा में 13 टिकट बदल गई। आपने गंगानगर के अंदर 5 बार का सांसद निहाल चंद जी की टिकट बदल गई, क्योंकि बड़ा 8 मुंह 2 लोग जीता बीजेपी का। आपका पड़ोस में नरेंद्र जी खीचड़ की टिकट बदल गई, क्योंकि 8 मुंह 2 लोग जीता। आपने राहुल जी की टिकट बदल गई, क्योंकि अठे भी 8 मुंह 2 जीत्या जी में एक तो हरलाल बैठे है भी, हरलाल तो राजेंद्र राठौड़ को छोटो भाई के रूप में तो एक दिल 2 जान के रूप में जीते। इस वास्ते ये मुगाल तो करना चाहे, मैं तो आपने इतो ही कह सकूं कि पिछला कई वर्षों मेरे में ना आप जानो, सतीश जी ने याद होगो बलराम जी जाखड़ ने चुनाव में पछाड़ा में सतीश जी, मैं और राम सिंह जी बांगा घर पहुंचा, कमला जी थाली लेकर तिलक लगावा, मैं कहो तिलक लगाओ देखो बड़ो पछाड़ करके यो दायो है, तो राम सिंह जी ने कहने लगा थे तो नाका हो, पहला मैं मेरा देवर की लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ को तिलक करूंगी, क्योंकि लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ गांव गांव डाणी डाणी में लख जगाती। याद करो जय सिंह राठौड़ को चुनाव और राम सिंह कस्बा को चुनाव, 167 वोटों को चुनाव। आज ही मंच पर मेरा बेटो पराक्रम बैठे हो कटे, मैं भी सर पर हाथ रख के कह सकूं आज तक की पार्टी के वास्ते कोई भी उम्मीदवार बनो, राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदे जाति देखी न पाती देखी, जान लड़ा दी भी वास्ते। और मेरी आंखों में आंसू आ जावे जब मेरी इतनी तपस्या के बाद आज मैंने सामंत के वे आप मुझा कोई मिनख नहीं होगा जगह मेरे घर कदे नहीं आया होगा, या मैं आपके इनको नहीं आया होगा। थाना थारा भगवान की सौगन थे मेरे घर में आया हो या मैं थारकन गया हूं, आज सुबह 5 बजे लेके रात में 11 बजे तक थारी खिदमत में 6 फुट 2 इंच को इंसान कदे खड़ो नहीं मिले हो तो गुनाहगार हूं आपको। और फिर भी कोई गुनाह मेरे मुंह हुए है तो बस सजा दे दीजिए, पर वो सवाल मोदी जी को है, देश को सवाल है, इनमें कोई चूक नहीं हो जावे। डबल इंजन की सरकार बनेड़ी है भाइयों, और डबल इंजन की सरकार में भजन लाल जी की सरकार अभी पुनः 4.5 साल चलेगी। आपने वो नहर को मुद्दो, आपने प्यासो, आपने जिलो यमुना को पानी को समझौतो, इस समझौता के अनुसार जे आपने रगा में खून दौड़े में पानी दौड़े जिला के अंदर इच्छा लेकर भाई देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है। आपको मेरी प्रार्थना है, मैं कोई लंबी बात को नहीं करूं, पर जब फूल छाप कांग्रेस का दिन लदा है, याद कर लो भाई सब भाइयों, डूकिया जी चुनाव में खड़ा हुआ, अभी बैठा है वैद्य जी, पूरी बात बता देता। जयनारायण जी पूनिया खड़ा हुआ तो क्या बात हुई, बहादुर सिंह जी कालवा साला खड़ा हुआ तो क्या बात हुई, अरे सतीश जी पूनिया भी तो राजगढ़ खड़ा हुआ जब क्या बात हुई। आज ये फूल चाप कांग्रेस को जब षड्यंत्र खत्म हो रहा है जब कह रहा है, और कई बार तो कह रहा है कि मेरे लिए
कि आजकल मांगी फोटो कौन छपे भाई राहुल जी थे तो भी राहुल कन गया उसका दुनिया पप्पू के वह एक ही राहुल बहुत है अब दो हो गया अब मेरी बात मेरी समझ में कोई नहीं आया थारा दिला में मेरी फोटो है तो मैंने कौन सी फोटो की जरूरत है ये वास्ते मेरा तो आपको इतना ही निवेदन है और अभी आप रास्ता में आया और राम मंदिर बनने का पोस्टर लग रहा है राहुल जी लिख रखी है राम मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद मोदी जी अभी 10 दिन पहला मैं एक स्टेटस देखो सब लोग माने कहो कि मोदी का परिवार वो मोबाइल पर राहुल जी स्टेटस लगा रखो मोदी का परिवार की बात कहने वाला परिवार जब जंग में उतरे लड़ाई में उतरे वे भाग जावे 35 साल में 14 बार टिकट लेने वाला भाग जावे फैसलो थार कने भाइयों अगर कोई गुनाह है तो पल्ले बांधा नहीं तो चूक मत कर जाया और अगर मैं मेरी बात समाप्त करूं ईश्वर ने खुदा ने राम जी ने सालासर बालाजी ने माता जी ने सबने मानने वाला लोगों हाथ खड़े होकर के सीपी जोशी ने विश्वास दिलाओ कि एक हाथ के देवेंद्र सागे ये सारा हाथ है सीपी साहब एक हाथ देवेंद्र को नहीं अनेकों हाथ देवेंद्र का है अरे सीट जिता के भेजांगा प्राण दे देंगे पर सीट जिता के भेजांगा आए शब्द के सागे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा उठा धनुष खींच डोर लगा निशाना मंजिल का बाकी बाद में देख लेंगे तीर कहां तक जाएगा भाला कहां तक जाएगा जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूं चूरू लोकसभा के भावी सांसद देवेंद्र झाझड़िया को जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें अभिनंदन करें देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा नेतृत्व करने जा रहे देवेंद्र झाझड़िया का नारा लगाएंगे देवेंद्र झाझड़िया देवेंद्र झाझड़िया नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी बोलिए भारत माता के एक सेकंड इसके बाद हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष साहब जी सीपी जोशी साहब का भाषण होगा आप बैठे रहना अब ज्यादा समय नहीं है हमारे सभी से निवेदन है बोलिए भारत माता के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद सबसे पहले तो दूर दराज से इतनी आपने देसी भाषा में कह रहे हैं कि एक आदमी का कई आदमी हो जाए सो दौर चल रहे हो लामणी को इतना लोग आया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको नमस्कार करता हूं मैं राम राम करता हूं मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल श्री सतीश पूनिया जी राजेंद्र सिंह राठौर जी अविनाश गहलोत जी बसंत शर्मा जी राम गोपाल सुतार जी श्री राजेंद्र नायक जी डॉक्टर वासुदेव चावला जी श्री पंकज गुप्ता जी श्री ओम सारस्वत जी श्री हरलाल जी सायण श्री संजीव जी बेनीवाल श्रीमती वंदना जी आर्य और राजकुमार रेणवा जी श्री अवनेश महर्षि जी श्रीमती सुमित्रा पूनिया जी श्री अभिषेक मटोरिया जी श्री संतोष जी मेघवाल श्री खेमाराम जी मेघवाल श्री जयदीप डूडी जी श्री अशोक पीचा जी और श्री CS बैद जी और पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया जी सबसे पहले तो
इस नामांकन रैली में आप सभी लोग आए, तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि आपको धूप में बहुत रहना पड़ा क्योंकि टेंट छोटा पड़ गया, लेकिन फिर भी आप यहां डटे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक किसान के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया है। और किसान का वो बेटा जो 95% किसान होते हैं उनमें शामिल है। 10-15 बीघे जमीन है मेरे पास, तो रियल किसान के बेटे को यह सम्मान दिया है उस खिलाड़ी को जिन्होंने देश के लिए पैरालंपिक खेलों में 3-3 मेडल जीते हैं। यह सम्मान दिया उन दिव्यांगजनों को, 7 करोड़ दिव्यांगजनों को, जो पहले विकलांग कहते थे और मोदी जी के मन की बात में कहा कि ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। देखिए, मैंने तो लास्ट 20 साल एक कमरे में गुजार दी इस देश के लिए। एक कमरे में रह करके मैंने तैयारी की और इस देश के लिए मैंने 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते। 3 पैरालंपिक मेडल जीतना, इतिहास बनाना। 18 साल तक आपके बेटे, आपके छोटे भाई के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जिंदगी का अंदर एक पीड़ा रह गई कि संघर्ष बहुत करना पड़ा। किसान के घर में जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र में एक हाथ गंवा देना, हो सकता है मेरे पास यदि साधन होता तो हो सकता है वो हाथ भी बच सकता था। मुझे कोई अमेरिका भेजने वाला होता या कोई अच्छे हॉस्पिटल में भेजने वाला होता। किसान का बेटा था, एक सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और वो भी 6 महीने। बचपन में सरकारी स्कूल की पूरी पढ़ाई की, क्योंकि ज्यादातर जो साथी अब मिलते हैं तो वो कहते हैं हम आपके साथ पड़े हुए हैं, तो खुशी होती है। लंबा संघर्ष रहा जिंदगी के। फेंकने के लिए भाला तक नहीं था मेरे पास, दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। उसके बावजूद जो मुझे लास्ट आप वर्षों में देखा होगा, 10 साल में जो मुझे प्यार और सम्मान मिला। आपने वीडियो भी देखे होंगे मोदी जी के साथ कि देवेंद्र जी आपने तो कमाल कर दिया, 40 साल की उम्र में भी मेडल जीत लिया आपने। कितने वीडियो आते हैं, कई बार बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका एक विजन है, इस 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाएं। उस श्रेणी में वो बार बार कहते हैं कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, तब यह विकसित भारत का सपना हमारा पूरा होगा। और मैं तो प्राउड के साथ कहता हूं कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। यह बड़ी बात है हमारे लिए। उनकी योजनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। काफी योजनाएं रही हैं। देखा जाए तो उज्ज्वला योजना हमारे गांव तक पहुंची है। ये योजना किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खाते में सीधे पैसे आते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और मुख्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन लेके आए? माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए और किसानों का सम्मान किया उन्होंने। और इतनी योजनाएं गिनाऊंगा खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में जो खेलो इंडिया आया था, आपने स्कीम देखी होगी। गरीब किसान मजदूर का बेटा आज हवाई जहाज से यात्रा करता है, ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देखिए, मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, पॉलिटिकली भाषण मुझे तो नहीं आता, लेकिन किसान के घर में जन्म लिया है, दर्द समझता हूं किसान का, इतना ही कहना चाहूंगा। एक मुझे स्टोरी याद आ गई, जब मैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में हम मेडल जीत रहे थे और ऐतिहासिक हमने 19 मेडल दिलाए इस देश को, 19 मेडल। तो हम खाने पे जाते थे शाम को, तो मुझे पाकिस्तानी मिल जाते थे वहां पे। तो हम पूछते थे भाई क्या रहा, तो मैंने फर्स्ट डे में कहा कि हमने 1 मेडल जीत लिया है। तो मैंने उनसे पूछा आपका क्या रहा? बोलो हमारा तो नहीं आया मेडल। दूसरे दिन हमने कहा, वो मिल गए मेरे को, मैंने कहा भाई आपका क्या रहा? बोलो हमारा आज भी मेडल नहीं आया। तो मैंने कहा आज हमने 2 मेडल जीते हैं। लेकिन जब मैं तीसरे दिन मिला उनसे, तो मैंने कहा आज हमने 1 दिन में 4 मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक खेलों में, आपने कितने जीते? तो उसने बड़ा जोर का जवाब दिया मुझे, बोला आपके पास नरेंद्र मोदी जी है, हमारे पास नहीं है, ये हमारी ताकत है। मैं ज्यादा नहीं बोल करके मैं इतना कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे चूरू लोकसभा के लिए काफी काम करने हैं, ये जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं तो ये कहता हूं कि इसका हम एक अच्छा लोकसभा की तैयारी करके, अच्छी प्लान बना करके, पहला जो मेरा मुद्दा है वो किसानों का रहेगा और नहर रहेगा। चाहे वो नौर भादरा हो, चाहे मेरा चूरू लोकसभा का इधर का क्षेत्र हो, चाहे राजगढ़ हो, तारानगर हो। क्यों? क्योंकि किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। और मैं तो सच्ची बात बताऊं, खोए पर मटको डोड़ो मेरे तो पानी को। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, फिर यकीन कौन करोगा, ये 2 साल मैंने खुद ने खाना बनाया था। कोई बना सकता है? क्या बोलते एक हाथ से खाना नहीं बना सकता। परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं। फसल बीमा, अरे फसल बीमा तो मैनू कोई छानू है के? मैंने एक बात बताओ, जोलो चाला जी कितो ही चाहे भरेड़ो खेत हो खाली हो जाए, कितनी भी बड़ी चीज हो, सगली चीजों को बेरो है। मैं तो मूंज पर खाट पर सोनियो आदमी हूं। आज घर से चला तो मां को आशीर्वाद लेके चलो, मैं कहा मैं जाऊं हूं आज पर्चो दाखिल करने। ने बोली तने हमेशा आशीर्वाद दिया, तू जीत के आयो है हमेशा, आज भी आशीर्वाद दो तो जीत के आएगो। लेकिन कई बार बड़ी दोस्तों विकट परिस्थितियां होती हैं। चुनाव बहुत अफवाहों का दौर है। मैं तो सीधो साधो तारो टाबर हूं, तारे बीच को हूं, सगली चीज जानू, अफवाह तो मन फैलानी को नहीं आवे। अब चुनाव में एक दिन रात में घर पहुंचो 2 बजे, तो मेरी धर्मपत्नी बैठी। मैं कहा भाई इतनी लेट तक आप क्यों जग रहे हो? बोले मैंने एक बात पूछनी है। मैं कहा भाई अधिकार है, पूछ 2 पूछ, एक क्यों? ना बोले एक ही पूछनी है। बता मो। बोलो जिद मेरो रिश्तो करे ने, जिद मन तो या बताई जाटा का रिश्तो करने लाग रहे आप। तो
मैंने या बता झाजड़िया जाट हो वही को नहीं, और बोले मैं तो 3 गोत और टाड़िया। तो मैं कहो भाई बात ये है, रुको एक बार, अब मेरी जबान से क्या बोलूं मैं। तो मैं एक किताब लेके आयो, हमारी दिल्ली से एक समाज की बहुत बड़ी सोसाइटी है, उन्हें 2022 की बात है, उन्हें एक बुक निकाली, देश का टॉप फेमस हमारे समाज के लोग। तुम 4 नंबर पर मेरी फोटो लाग रही। मैं बोले देख ले भैया हूं को नहीं जाट समाज हूं। तो मैंने तो देश के लिए खेला है, मैंने मेरी 22 साल की जिंदगी सिर्फ देश के लिए समर्पित कर दी मैंने। अरे 2003 में जो मैंने ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो वहां से मुझे निमंत्रण मिला कि आप इंग्लैंड से खेलो, आपको भरपूर पैसे देंगे। मैंने कहा मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, बिक नहीं सकता, मैं मेरे देश की तरफ से खेलूंगा और मेरी देश की तरफ से गोल्ड मेडल जीतूंगा। 2020 की बात है, ओलंपिक खेलों की मैं तैयारी कर रहा था और मुझे अचानक ही फोन आया भाई का कि पिताजी बीमार हैं, तुरंत घर पे आओ। दोस्तों मैं तुरंत पहुंचा घर पे, मेरे पिताजी को डॉक्टर को दिखाया मैंने। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये 7 दिन जिंदा या 10 दिन जिंदा रहेंगे, इनके कैंसर है। आप देखिए, जिस बाप ने मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, मेरा फर्ज था कि उनके लिए मैं सेवा करूं। मैं उनको घर पे लेके आया, मैं पास बैठ गया, मेरे को उन्होंने बुलाया, बोले बेटा मैं तने एक बात कहूं। मैं को बताओ। बोल बेटा मैं शायद दुनिया में कौन रुई, लेकिन मेरी मान तू घर छोड़ दे, ओलंपिक की तैयारी कर, मैं मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन देश के लिए मेडल जीतना जरूरी है। मैं मेरे बाप ने घर छोड़ के जाके ओलंपिक की तैयारी करी और मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतो। मैं वो समर्पित आदमी हूं। अरे मेरा चूरू तो इतना शानदार है, इसके लिए मैं इतना काम करूंगा, हर दर्द समझता हूं चूरू के लिए। रेल की एक बहुत बड़ी समस्या चूरू में, मन सब ने बेरो है, चाहे सुजानगढ़ ले लो, चाहे तारानगर ले लो, और चाहे सरदार शहर ले लो। मैं बिल्कुल प्लान लेके आया हूं, और रेल नहीं, रेल के साथ यहां पर्यटक भी आएगा, हम देवस्थान से जोड़ेंगे इसको। हमारा सालासर धाम है, हमारा गोगामेडी धाम है, हमारा ददरेवा धाम, हमारे काफी धाम है। ये मेरी प्राथमिकता है। और लोग कहते हैं हर घर नल पहुंचना चाहिए, मैं तो या कहूं हर खूड पानी पूछना चाहिए, हर खूड पानी। थे देखोगे ERCP समझौता है, वो राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है, और पूर्वी राजस्थान के उससे 13 जिलों को सिंचाई का पानी मिलेगा। यह सरकार दर्शाती है किसान के प्रति कितनी समर्पित है। बताइए आप, यमुना समझौता हुआ है, यहां पानी आएगा यमुना समझौता का, जहां हम खड़े सभा कर रहे हैं आज। और मैं तो एक बात और बताऊं था ना, काम पहली भी और तारा उनता, लेकिन थालो डाकियो थोड़ा सा कमजोर हो। मैं वादा करता हूं आपका डाकिया बनके आपके हर काम को सीधा मोदी जी के पास रख दूंगा, और वो मना नहीं करेंगे, मेरा वादा आपसे। बहुत सी बातें हैं, आप 6 घंटे से वेट कर रहे हो। मोदी जी ने तो वो काम किया है, नारी शक्ति अधिनियम ला करके उन्होंने ये जता दिया कि अब भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नारी आगे आएगी, और उनको आरक्षण देने का किसी ने काम किया तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया।
कितनी बड़ी बात है। आप 370 धारा, क्या कहते थे लोग? 370 धारा यदि आप हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। 300 धारा 70 हटाई और वो कुछ नहीं हुआ। और जब हर घर तिरंगा अभियान चला था तो सबसे ज्यादा कोई तिरंगा फहराने वाले थे तो वो कश्मीर में थे। ये हमारी ताकत है। दोस्तों, कोरोना टाइम देखा होगा आपने, कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे हम लोग। और अमेरिका के एक प्रसिद्ध अखबार ने कहा था भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबसे कम घटनाएं घटी तो वो भारत में घटी। सबसे अच्छा कोई मैनेजमेंट था तो वो भारत का था। और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ तो वो भारत में हुआ। ये हमारी ताकत दिखाती है दुनिया में। मेरे देश के जवान जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसमें चूरू के लोकसभा के भी थे, तो लोग कहते हैं हमें प्रूफ चाहिए। भाई, सर्जिकल स्ट्राइक की कोई वीडियोग्राफी करता है क्या? लेकिन ये लोग मानते हैं हमेशा कि प्रूफ चाहिए हमें। सामंतवाद की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, थाने में सामंतवादी दिखूंगे? अरे मैं तो किसान को टाबर हूं। प्रधानमंत्री जी कही है कि अभी किसान का बच्चा है, किसान की यहां बातें रखेगा वो पार्लियामेंट के अंदर। और ज्यादा परिवारवाद की बात या टिकटों की बात करते हैं, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, सुनो गौर से आप। यदि ये टिकट कटी है तो टिकट 2014 में भी कटी थी। जब हमारे सांसद की टिकट कट के उनको बेटे को दी गई थी, वो टिकट कटी हुई नहीं मानी इन्होंने। बताइए आप। तो परिवारवाद को खत्म किया उन्होंने। अरे किसान का बेटा हूं, आपके बीच का हूं, आपकी बातें उठाऊंगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इतनी संख्या में आए, पधारे, आज मुझे हौसला मिल गया। और वो एक बात कहते हैं कि कौन कहता है हाथ की लकीरों में तकदीर होती है? कौन कहता है हाथ की लकीरों में तकदीर होती है? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आप लोग इतनी संख्या में पधारे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय जय हिंद। कौन कहता है खुशबू गुलाब के फूल में होती है? जरा कमल का फूल दबाकर देखो, पूरा देश महक जाएगा। अब आमंत्रित करूंगा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी से कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ में राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का सभी जनमानस से अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रदेश के मुखिया सीपी जोशी जी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सालासर बालाजी की, अंजनी माता की, डूंगर बालाजी की। हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने अभी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य रखा, जिन्होंने देश से दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया और जो मोदी जी की पसंद है, जिनको कमल का फूल लेकर मोदी जी ने भेजा है, ऐसे देवेंद्र झाझड़िया जी। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, यहां उपस्थित ओ भाई लोगों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप लोग अपनी जगह बैठो, भगवान आपका भला करे। बोलो भारत माता की। जो जा खड़ा वहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, बैठो आप लोग, उधर बैठो भाई। अच्छा दृश्य नहीं है, मेहमान है हमारे, विराजो सब लोग, बैठो सब लोग जहां जैसी जगह।
और 10 मिनट की बात है, बिराजो सब लोग। राजस्थान की विधानसभा में जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, और इसी धरती के जिन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय तक इस पार्टी की सेवा और प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व निर्वहन किया, ऐसे मेरे बड़े भाई सतीश पूनिया जी, यहां उपस्थित मंचासीन सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित चूरू लोकसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन, किसान बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, अभी देवेंद्र झाझड़िया जी ने अपना भाषण आपके बीच में दिया। वो कह रहे थे मैं गरवाली घर गया तो गरवाली ने मेरे से सवाल पूछा, देवेंद्र जी मैं ये सोच रहा था आप कहोगे कि दिन भर हाथ जो आदरणीय मेघवाल साहब, क्षमा में नाम भूल गया, चुनाव लड़ने वाला तो जब रात को घर पे भी जाता है तो घंटी बजा के घरवाली के पांव जोड़ता, हाथ जोड़ता है कि देवी मुझे वोट देना। मैंने कहा ये किस्सा चुनाव के कहीं आप, क्योंकि चुनाव में जो चुनाव लड़ता है उसके लिए देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए मान और मनवार करने का काम उनके मन में रहता है। देवेंद्र जी ने इस जिले के किसान के बेटे हैं, एक खिलाड़ी हैं, और यहाँ की जनता ने तो 1814 में भी चांदी के गोले बरसाए थे और 1930 में भी गढ़ के सामने तिरंगा फहराया था। तो 2023-24 के चुनाव में जिस व्यक्ति ने तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और जिस व्यक्ति ने अपना एक हाथ जाने के बाद भी हार नहीं मानी, निराशा नहीं की, जीविका के बल पर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया। और आज इसलिए आप और हम सब लोगों की जरूरत है, जिन्होंने 1930 में भी आजादी से पहले तिरंगा फहरा दिया, तो इसी धरती के बेटे ने दुनिया में तिरंगा फहरा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पैरा ओलंपियन जिसने भारत का मान दुनिया में बढ़ाया, जाओ देवेंद्र, चूरू से चुनाव लड़ो, वहां के किसानों और खिलाड़ियों का मान दुनिया भर में बढ़ाओ। अब आप ये मेरी बात बताओ, हम सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं ना? तो जिनको मोदी जी पसंद करते हैं वो देवेंद्र झाझड़िया हैं, जो अपनी मन की बात में जिनका जिक्र करे, जिनको मेडल जीतने के बाद अपने घर पे बुलाए, और जो व्यक्ति हाथ जाने के बाद भी अपने परिश्रम से, अपने मनोबल से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत का मान दुनिया में बढ़ाए, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे खिलाड़ी को, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, खिलाड़ी का मन बड़ा सरल होता है। खिलाड़ी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। खिलाड़ी कभी हारने की बात नहीं करता, वो जीतने की बात करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि चूरू लोकसभा के किसानों और यहाँ के युवाओं की हमेशा उन्नति और प्रगति की बात भाई देवेंद्र झाझड़िया जी करेंगे। हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाएं कि चूरू लोकसभा से रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का काम करेंगे। तैयार है हम सब लोग? दोनों उठाकर जयघोष करेंगे कि हम देवेंद्र झाझड़िया जी को रिकॉर्ड बहुमत से चूरू से जिताएंगे। यही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय